मैं अरित्रा की जर्नी के बारे में यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सो 3 दिसंबर 2020 को एनटीएससी स्टेज 1 वेस्ट बंगाल रैंक 3, वेस्ट बंगाल में इसकी रैंक 3 थी। इधर आजा, फ्रेम में आजा बेटा पूरा, है ना, स्टेज 1 में। हाँ स्टेज 1 में, ठीक है। और अनअकैडमी फाउंडेशन पे भी अरित्रा पढ़ा हुआ है, राइट? अनअकैडमी फाउंडेशन पे भी पढ़ा हुआ है। अनअकैडमी फाउंडेशन में किन किन टीचर से पढ़ा था तो? आपसे अजय सर, राहुल पंचोली सर और वीके सर। वीके सर से पढ़ा था कि केमिस्ट्री? स्टार्टिंग में थोड़ा सा, बट उसके बाद मैं न्यूक्लियस टीम पे शिफ्ट हो गया तब। ठीक है। सो केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली इसने सीनियर डिवीजन से सीधा हेल्प लेना चालू कर दिया था, ठीक है। फिर 5 फरवरी 2021 को बेसिकली ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग विद द प्रीमियम बैच। प्रीमियम बैच का 2.0 वर्जन बेसिकली 5 फरवरी को लॉन्च हुआ था। इसके अंदर इसने ज्वाइन किया। अप्रैल 2021 से 11th क्लासेस की स्टार्ट हो गई थी। फिर अक्टूबर 2021 में जेबी एनएसटीएस जूनियर स्कॉलरशिप अवार्डी, ये वेस्ट बंगाल का एग्जाम, बेसिकली केवीपी ऑफ वेस्ट बंगाल, केवीपीवाई ऑफ वेस्ट बंगाल है ये, ठीक है। जेबी एनएसटीएस, तो इसके अंदर इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। फिर बाकी तो ये जर्नी, अब देखिए केवीपीवाई ऐसे इसने क्लियर किया विद ऑल इंडिया रैंक 382 जून 2022 में। नवंबर 2022 में क्वालिफाइड एनएसईसी केमिस्ट्री ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज, फिजिक्स ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज और एनएसईपी का फर्स्ट स्टेज। चारों चीजें बेसिकली हो गई, चारों चीजें करी थी, राइट? तीनों है ना? हाँ तीनों चीजें। और यहाँ पे नेशनल टॉप 1% सर्टिफिकेट इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में स्टेट टॉपर, केमिस्ट्री में ये स्टेट टॉपर था, देखिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं। फिर दिसंबर से जनवरी तक इसने फाइनल रिवीजन किया। जेई मेन में इसकी ऑल इंडिया रैंक 201 आई थी। फिर उसके बाद 97.6% इन बोर्ड्स, और जेई एडवांस में 162 रैंक, डब्ल्यूबी जेई में रैंक 6, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अब कुछ चीजें आप लोग इससे पूछ सकते हैं। मैं कुछ चीजें जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पहले पूछी हुई हैं वो मैं एक एक करके चीजें पूछ लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले विल टॉक अबाउट द ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग, राइट, वर्सेस ऑफलाइन मोड ऑफ लर्निंग। व्हाट इज योर टेक ऑन इट? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो जो मेन चीज़ ये होता है कि ऑनलाइन में डेडिकेशन ज़्यादा होना चाहिए स्टूडेंट की बिहाफ से। मतलब जब कोई हम घर पे रह के पढ़ रहे तो उस टाइम कोई हमें देखने नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे सारा दिन, तो उस टाइम होमवर्क ढंग से होना, मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा, या सारे क्लासेस हम अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और हम कितने आवर्स पढ़ रहे हैं, ये सब हमें खुद देखना पड़ता है। तो ये डेडिकेशन अगर खुद से है तो ऑनलाइन इज़ बेटर ऑप्शन, क्योंकि इसमें हम घर पे रह के अपना कंफर्ट में काम कर सकते हैं। और अगर ऑफलाइन का बेटरमेंट बोले तो ऑफलाइन में ऑफकोर्स टीचर के साथ जो इंटरेक्शन होता है वो तो ऑनलाइन में कभी नहीं हो सकता। वैसे पीजे सर ने हमें 2 साल में इतना ज़्यादा इंटरेक्ट किए जो मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता इतना ज़्यादा। वो ऑफलाइन से भी ज़्यादा सर ने इंटरेक्ट किए मेरे साथ। तो बट मेरा टेक ये है कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही सही है, बट जिसको करना है वो कहीं से भी कर लेगा। यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अभी मतलब हम लोग का जो, हम लोग जब भी डिस्कशन करते हैं ना, हम लोग एक चीज को समझते हैं कि एक जो स्टूडेंट होता है ना, जो पोटेंशियल स्टूडेंट होता है, वो अगर उसको ठीक ठाक अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो जैसा अरित्रा ने कहा कि वो कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है। बस एक जो रास्ता होता है ना वो अच्छे से मिलना चाहिए। और मेरा तो देखो हमेशा रूल रहता है 85-15 वाला। 85% जो वर्क है वो एस्पिरेंट ही करता है, 15% हम लोगों का कुछ काम होता है। और हमारा काम में 2-3 चीज़ होगा, एक तो पढ़ाना होता है, उसके अलावा क्या करना है, और लार्जली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं करना है। मतलब मेरे ज़्यादातर डिस्कशन इन बच्चों के साथ यही हुए कि क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि इन लोगों को जनरली ये आइडिया तो था ही कि क्या करना है, ठीक है, फॉर सम रीजन, ठीक है। सो एनी क्वेश्चंस गाइस? अभी और क्या क्वेश्चंस आए? ठीक है, हाँ एक ये क्वेश्चन आ रहा है कि जैसे जेई मेन और एडवांस के बीच में, ठीक है, जब अपन ने मॉक टेस्ट दिए थे, मतलब कितने नए मॉक पेपर्स करने चाहिए जेई मेन और एडवांस के बीच में? मॉक टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ऐसा होता है कि मेंस के बाद वो जो मेंस फ्लेवर का दिमाग हो जाता है जिसमें हम थॉट प्रोसेस को ज़्यादा इन्वॉल्व ना करके जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें एडवांस के बहुत सारे मॉक्स देने चाहिए। मतलब मैंने वही किया था। मैं वीक में एक पेपर तो देता था, ये तो वीक डेज में, और जो सैटरडे संडे उसमें मैं 2 पेपर देता था, मतलब एडवांस के टाइम पे 9 से 12, 2 से 5। तो ये तो मेरा आदत था। जो बोर्ड फेज जब खत्म हो उसके बाद से एडवांस तक मैंने हर हफ्ते मैंने यही किया।
और बस ऐसे ही पेपर देना चाहिए, क्योंकि पेपर देने से वो स्टार्टिंग में एक झटका लगता है मेंस के बाद, एडवांस पेपर देने के टाइम, बट वो टाइम टू टाइम इंप्रूव हो जाता है और अल्टीमेटली एंड तक आते सही हो जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन छोटे बच्चे पूछ रहे हैं, छोटे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर ये ओलंपियाड के लिए भैया ने क्या एक्स्ट्रा किया था? कुछ नहीं, मतलब मैंने 4 दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि मतलब मुझे देना है, तो मैंने लास्ट मतलब मेरे पास कुछ मॉक्स ऑफकोर्स आ गए थे, तो मैंने 3-4 मॉक्स दे दिए और उसमें सब में मेरे कट ऑफ के बहुत नीचे मार्क्स आए, तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया और मैं एग्जाम देने चला गया, बाकी हो गया। मतलब समझ नहीं होता, एग्जाम कट ऑफ से नीचे? अच्छा। नहीं मतलब जो मैंने 2020 का 21 का मैंने पेपर दिया केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, और सब में मेरे कट ऑफ के नीचे है, मतलब जो स्टेट कट ऑफ था। अच्छा। तो मतलब मुझे लग गया था अब कुछ होना तो है नहीं। होना तो है नहीं, तो दे देते पेपर, तो अब तीनों में हो गया। देखा, ये होता है दोस्तों, है ना, कि मतलब जब ये एग्जाम देने गए ना तो इसको पता था मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, राइट? Exactly. दिस वाज द एटीट्यूड। ओके, तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो फिर एग्जाम दे के आया। मेन जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, मैं आप लोगों को भी मैं भी बता देता हूँ कि इसके जो ये तीनों पेपर क्वालिफाई हुए हैं, ये 12th क्लास के अंदर हुए हैं। इसका मतलब इसने जेई की प्रिपरेशन के साथ कुछ बहुत अलग नहीं किया ओलंपियाड के लिए। और मैंने आपको बार बार समझाया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी, ये तीनों ओलंपियाड जेई के सिलेबस से काफी अलाइंड है। मैथ्स ओलंपियाड की तरह नहीं है कि अलाइंड नहीं है, ठीक है? तो ये चीज है ना। अब एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, हाँ, ये क्या हो गया, हाउ टू प्रिवेंट डीमोटिवेशन इफ वी डू नॉट गेट गुड मार्क्स इन मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट में अगर डीमोटिवेशन आ जाए तो क्या करना चाहिए? मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे मार्क्स आ गए तो इम्प्रूवमेंट का कोई स्कोप नहीं रहेगा, ये तो पहली चीज़ है। तो जब अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो कैसे इम्प्रूव करना है, इस पे काम करना है, और ये कैसे करना है वो टीचर बता पाएंगे। और इसमें जो मेन चीज़ ये करना है कि टेस्ट पेपर को एनालाइज करना है कि मार्क्स किस लिए नहीं है, मतलब हड़बड़ी की वजह से नहीं है, या कोई सब्जेक्ट में कोई टॉपिक की वजह से नहीं है, या एक सब्जेक्ट बिल्कुल ही बेकार है उसकी वजह से नहीं है। ऐसे प्रॉब्लम को कैटेगराइज करना है। जब ये कैटेगराइज हो जाएगा तो उस प्रॉब्लम को इम्प्रूव करना है, और ये फिक्स करना है कि एक प्रॉब्लम जो एक बार एक पेपर में हो गया उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। अब इसमें सबसे बढ़िया बता सकते हैं टीचर, और स्पेशली वो टीचर जिन्होंने पेपर सेट किया और जिनसे आप पढ़ रहे हैं, तो उनसे आप पूछिए, एंड वही आपको बेस्ट गाइडेंस दे सकते हैं, मतलब मैं नहीं दे सकता। बिल्कुल। और एक चीज मैं दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ, मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों के साथ एक मॉक एनालिसिस शेयर किया था, वो अरित्रा अम्बु दत्ता का ही था। मैंने आप लोगों को बताया भी था, उसके अंदर नाम भी लिखा हुआ था ऑल्दो अरित्रा का। तो अरित्रा बहुत मतलब बहुत मेटिकुलसली पेपर एनालिसिस करता था, और एक एक चीज उसके अंदर लिखी रहती थी। अगर कोई उसको पढ़ेगा ना, उससे उसको रियलाइज हो जाएगा एग्जैक्टली कि भाई प्रॉब्लम क्या है। मुझे मतलब एज अ मेंटर आई हैव फाउंड इट वेरी वेरी कन्वीनियंट, जब इसके पेपर एनालिसिस आते थे ना, उसमें क्लियर पॉइंटेड क्वेश्चंस होते थे कि सर ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई है, तो मेरे को भी आंसर देना बहुत आसान होता है। जब आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि सर हमारी 11 बर्बाद है, अब क्या करें, तो यार ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, तो इसका आंसर देना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज इस चीज पे वर्क कीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन ये है, अपोजिट जेंडर पर फोकस करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मतलब ये तो डिपेंड करता है, मतलब मैंने ऐसे भी लोग को देखा है जिन्होंने फोकस नहीं किया और उनके रैंक अच्छी आई, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने फोकस किया और स्टिल उनके अच्छे रैंक आई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऐसे लोग हैं, अभी आएंगे, ठीक है, फिर बताएंगे आपको, है ना। तो ऐसे लोग हैं, होते, जैसा कि बता रहा है अरित्रा जी, वो कुछ देर बाद पता चलेगा। कुछ देर बाद आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू, कंग्रेचुलेशन अरित्रा, ठीक है। और हाँ, फाइनली ये तो बताओ कि कहाँ जा रहे हो आप? IIT कानपुर CSU। IIT कानपुर कंप्यूटर साइंस में अब अरित्रा जाएंगे और आगे की अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे, और हम लोग तो देखिए उनको बुलाते रहेंगे, है ना, अलग अलग फेज ऑफ लाइफ में कुछ कुछ ये मचाते रहेंगे और हम इनको बुलाते रहेंगे, कुछ पॉडकास्ट होगा, कुछ कुछ चीजें होती रहेंगी, ठीक है। कंग्रेचुलेशन अरित्रा।